जी, ज़रा ओरिजिनल आर्टिफिशियल नहीं, ओरिजिनल इंटेलिजेंस की बात बताइए ज़रा। राजीव जी, आज ये जो है शायद कल से ग्रोक छाया हुआ है और बहुत अच्छे जवाब दे रहा है, बहुत सटीक जवाब दे रहा है। लेकिन जो सब गूगल पे अवेलेबल है या दूसरे सर्च इंजनों पे अवेलेबल है, वही उसकी सीमाएं हैं। बीजेपी, आरएसएस सब घबराए हुए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा झूठ उन्होंने बोला, अफवाहें उन्होंने फैलाई, तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया, और ग्रोक जो है वो सारी असलियत खोल रहा है। लेकिन आपने ओरिजिनल इंटेलिजेंस की बात की, तो आज जितना ग्रोक लोकप्रिय हो रहा है, उतना ही हम कह सकते हैं कि हमने तो उससे ज्यादा देखा देश बंधु। देश बंधु में हरिशंकर परसाई हर हफ्ते पाठकों के सवाल के जवाब देते थे, और एक से एक सवाल आते थे, और वो उनके उतने ही पैने, चुटीले, लेकिन सच्चे जवाब देते थे, जो लोगों के विचारों को जागरूक करते थे, उन्हें आगे बढ़ाते थे। और वो पूरी किताब है, एक पूछो परसाई से उसका पूरा एक संकलन है, बहुत मोटी किताब है, 400 पेज का की किताब है, बहुत मोटी किताब है, 400 पेज का की किताब है वो, राजकमल प्रकाशन की। हम चाहेंगे कि वो उसका, शायद आपके पास किताब के मुखपृष्ठ का फोटो भी है, अगर आप दिखा सकें उसका, कि जो फोटो है जिसमें परसाई की किताब का, ये देखिए, पूछो परसाई से, हरिशंकर परसाई, ये किताब का मुखपृष्ठ है। ये देशबंधु का कॉलम है जिसको राजकमल ने इसका संकलन प्रकाशित किया था। देशबंधु के कॉलम का संकलन राजकमल ने प्रकाशित किया है। ये वो 450 प्रश्नों की किताब है। बरसों तक ये देशबंधु में उनके जवाब छपते रहे, और जवाब होते कैसे थे, और सवाल कैसे होते थे। उनसे पूछा गया कि मनुष्य में जातिवाद और भेदभाव कैसे हुआ, और वो बताते थे कि जातिवाद और भेदभाव कैसे पनपा, सबसे ज्यादा कहाँ है, इसको किसने आगे बढ़ाया, ये ज्यादा आबादी मुसलमानों की बढ़ रही है, ये आज जो हो रहा है सारा मुसलमानों पे टारगेट कर रहे हैं बीजेपी आरएसएस, उस टाइम भी करते थे ये। परसाई जी कहते हैं कि ये आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का प्रचार है, इसे बताओ, अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ती तो बढ़ चुकी होती है अभी तक। उनसे पूछा कि साहब आप तो इतने अच्छे अच्छे जवाब देते हैं, क्या आप अकल के जहाज हैं? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं अकल का जहाज नहीं हूं, मैं तो बहुत मामूली इंसान हूं, सीखता रहता हूं, बताता रहता हूं। तो परसाई जैसे महान महान लेखकों में है, हिंदी के जो आधुनिक काल के जो बड़े लेखक हुए हैं, उनमें 2 या 3 लेखकों में जिन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया, प्रगतिशील चेतना जगाई, उनमें परसाई जी का नाम सबसे ऊपर जाता है। और यहाँ हम कहना चाहेंगे, उसी चैनल पे हम हैं, अच्छा तो नहीं लगता मगर मजबूरी है, बताना पड़ रहा है कि वो काम देशबंधु ने किया। देशबंधु देश का सबसे लोकप्रिय अखबार, और उस लोकप्रिय अखबार का सबसे लोकप्रिय कॉलम ये था, पूछो परसाई से। जिनको नहीं मालूम होगा, हमारे पाठक है, उन्होंने ही पूछा था ग्रोक पे, तो ग्रोक को वो सुने, पढ़ें, देखें। लेकिन हम ग्रोक पे तो अभी बहुत सारे लोग और बताएंगे, लेकिन हम परसाई जी बताना चाहेंगे और देशबंधु भी बताना चाहेंगे कि जिन हमारे दर्शकों को नहीं मालूम हो कि उस वक्त मायाराम जी सुरजन ने यह अखबार शुरू किया था। वो अपने वक्त के बड़े लेखक और पत्रकार थे, और उस अखबार की सबसे खास बात थी कि आज जो आप डीबी लाइव पे देखते हैं कि आपकी आवाज सुनी जाती है। अभी राजीव जी ने कहा कि हमारे दर्शक इस पे बात करना चाहते हैं, और राजीव जी ने इस पे बात करा दी। इसी तरह उस समय जनता की समस्या क्या है, आम जनता की प्रॉब्लम्स क्या है, वो अखबार उस पर भी लिखता था, और आज राजीव जी उसको देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, और आज भी वो वही काम कर रहा है। तो देखिए, आज निराश होने की जब भी बात होती है तो हम यही याद करते हैं कि निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। जो लड़ने वाले हैं, जनता की बात कहने वाले हैं, वो आज भी मौजूद हैं, और आज भी उसी दम के साथ जनता की आवाज उठाई जा रही है। तो ये हमारे जो भी दर्शक चाहेंगे, उस किताब को राजकमल से मंगा सकते हैं, और वो आजकल तो उस पर अमेजॉन पे मिल जाती है। अमेजॉन पे भी आज हमारे पास कई फ़ोन आए। दरअसल हमने सुबह इसके बारे में ट्वीट किया था
तो बड़े फ़ोन आए, तो हमने लोगों को बताया कि अमेज़न पे भी उपलब्ध है ये, और राजकमल प्रकाशन पे भी उपलब्ध है ये। और अब ये कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, कॉपीराइट वगैरह के बहुत सारे चक्कर होते हैं, वो एक बड़ा एक अलग तरह की समस्या होती है। नहीं तो राजीव जी भी इसको छाप के और सामने ला सकते थे, मगर कॉपीराइट का मसला एक बड़ा गंभीर किस्म का मसला है, उसको टैकल करना वो एक अलग किस्म का मामला है। लेकिन इस ओरिजिनल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे थे, वो हिंदुस्तान की जनता में है ओरिजिनल इंटेलिजेंस, और वो ओरिजिनल इंटेलिजेंस जो है देश के प्रगतिशील लेखकों में, पत्रकारों में है, जो कभी भी जनता की आवाज को झुकने और दबने नहीं देते और जनता को लगातार जागरूक करते रहते हैं। जो नेहरू ने कहा था कि एक साइंटिफिक समझ लोगों के अंदर पैदा होना चाहिए, सरकार का काम ये है, समाज का काम ये है, और उनका पहला भाषण था ये 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि। साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक मिजाज, ये उनका पहला भाषण, भारत की आजादी का पहला भाषण वैज्ञानिक टेम्पर का था, और उसको इस बीजेपी और आरएसएस ने अंधविश्वास से पूरी तरह जगह दिया है। अभी जिस पॉडकास्ट की बात हो रही है, अभी हमारे साथी ने बताया, उसमें वही बात हुई, एक मैं हूं और एक देवी शक्ति है। जी। पहले के वो बात अपनी उसको पलट गए थे कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, आप सब लोग जैसे जन्म लेते हैं, मैंने नहीं लिया। वो फिर उस पर आ गए हैं कि एक देवी शक्ति है और जो मुझे संचालित करती है। तो इसके खिलाफ, इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। आप ये कहने से आप बड़े आदमी नहीं बन जाएंगे कि एक ट्रंप है जो करता है और एक मैं मोदी हूं जो वो करता हूं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ट्रंप आपकी कृषि पे कब्जा करने वाला है, स्पेक्ट्रम पे उसने कब्जा कर लिया है। ये सारे इशू बहुत ही गंभीर हैं। अभी कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं लगातार कि अगर परसाई जी होते तो क्या जवाब देते। हम बताने में पूरी तरह असमर्थ हैं। परसाई जी का बहुत विशेष स्नेह हमारे ऊपर होता था। आज अभी हम ट्वीट करते हैं तो हमें याद आ रहा था, परसाई जी हमें पोस्ट कार्ड लिखा करते थे, और उन पोस्ट कार्ड में वो सारी बातें हमें लिखा करते थे कि क्या करना है और तुम अपने टाइम का किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हो, और लिखने में क्या नहीं लिखते हो और क्या लिखते हो, वगैरह वगैरह। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो पूछो परसाई से एक लंबा कॉलम हर सप्ताह पूछिए परसाई से के नाम से छपता था देशबंधु में, उसी का संकलन है जिसे राजकमल प्रकाशन ने छापा है। आज नहीं, वर्षों पहले छापा। और आज चूंकि चर्चा ग्रोक की हो रही है, तो इसलिए ग्रोक की चर्चा में पूछो परसाई इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ग्रोक जो बातें लेके आ रहा है वो जो सर्च इंजन में है, जैसा बता चुके हैं शकील जी, वो सर्च इंजन से निकाल के, मैंने भी लिखा हुई राजीव रंजन श्रीवास्तव, तो मेरे बारे में भी एक बड़ा सा आलेख उन्होंने ग्रोक ने दे दिया, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। तो एक बड़ा सा आलेख मेरे खुद के बारे में कि मैं प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हूं, डीबी लाइव है, ये है वो है, सारी चीजें देशबंधु सब कुछ उठा के ले आया। तो ये ग्रोक कर रहा है। लेकिन परसाई जी क्या करते थे? परसाई जी आज की चीजों को, एक चूंकि वो इंसान थे, तो वो उस हिसाब से लिखते थे और बहुत सटीक लिखते थे। राजकमल प्रकाशन ने छापा, राजकमल प्रकाशन को हमने एनओसी दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया कि आप हमारे यहां छपे हुए पूरे इन आलेखों को, इनके जो सवाल जवाब हैं, इसको आप छाप सकते हैं। तो वो उन्होंने, ताकि उनके ऊपर कॉपीराइट का केस हम न कर पाए। खैर, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग चीज इसलिए है दोस्तों क्योंकि दूर दूर तक फैले, एक अच्छी बात फैले, लोगों के बीच में एक प्रसार ऐसी चीजों का हो जहां कुछ अच्छा हो, ये हमारी कोशिश होती है। लेकिन ग्रोक साहब क्या कर रहे हैं, जरा ये समझते हैं। ग्रोक कौन है और क्या कर रहे हैं? और नरेंद्र मोदी की फेक डिग्री की जब बात निकलती है कि नरेंद्र मोदी की डिग्री फेक है क्या, तो ग्रोक साहब जो हैं वो नरेंद्र मोदी के साथ साथ स्मृति ईरानी को भी लपेट लेते हैं। आखिर क्यों? प्रशांत टंडन जी, आप बहुत मजे ले रहे हैं 3 दिनों से ग्रोक के साथ, मैं देख रहा हूं, और कह रहे हैं लगे रहो ग्रोक। आखिर क्या क्या पूछ डाला आपने ग्रोक से? ग्रोक से तो बहुत लोग पूछ रहे हैं और बहुत मजेदार सोशल मीडिया पे चल रहा है पूरा मामला। वो उससे पूछा जाता है कि मोदी साहब की डिग्री के बारे में, तो वो स्मृति ईरानी की डिग्री के बारे में बता देता है। यानी वो पूछने वाले का वैचारिक रुझान भी जानता है। वो केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मामूली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, वो ये भी पढ़ रहा है कि पूछने वाले की मंशा क्या है,
अब वो चीन पे जो लाल आंख वाला बयान मोदी जी ने दिया वो भी जानता है, वो तमाम सारी बातें वो कर रहा है। पीएम प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोअर्स के बारे में भी जानता है कि कितना असली है कितना नकली है। लेकिन जरा इसके बारे में और बातें करते हैं। देखिए, ग्रोक जो है ये जैसे चैटबॉट आया, चैट जीपीटी आया, या दूसरे और अभी चीन ने बना लिया डीप सीक, तो उस तरीके का वो एक चैटबॉट है। लेकिन ये सोशल मीडिया पे ज़्यादा ट्रेंड लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया के नैरेटिव को पकड़ रहा है। ये ट्विटर के जो एक्स के मालिक हैं, टेस्ला के मालिक हैं, उनका डेवलप किया हुआ है। पहले इन्होंने इसको ट्रूथ जीपीटी के नाम से सोचा, बाद में इसको ग्रोक का नाम दिया। ग्रोक एक इंटेलिजेंट पर्सन का नाम, कैरेक्टर का नाम था एक फिक्शन में, साइंस फिक्शन में, वहां से उन्होंने उठाया। खैर, ये जो चैट बॉट है, ये जो चैट जीपीटी है पॉलिटिकली करेक्ट है, यानी वो थोड़ा सा संभल के जवाब देता है पॉलिटिकल सवालों पर। ग्रोक बहुत ब्लंट है, वो सीधे उसको जो मिल रहा है वो दे रहा है, इसलिए लोगों को मजा आ रहा है। चैट जीपीटी थोड़ा बैलेंस व्यू करता है, ग्रोक जो है वो सीधे एक सोशल मीडिया की लैंग्वेज पे बात कर रहा है। उससे आप यार करके पूछेंगे तो वो यार करके जवाब देगा। तो एक बात। दूसरी बात ये कि देखिए, इसको जरा गंभीरता से हम सोचते हैं कि ये कर क्या रहा है, इससे होगा क्या। 3 दिन से सोशल मीडिया पे वो छाया हुआ है, सारा ट्रैफिक उसी को ले रहा है। तो जो ट्रैफिक फेसबुक को या व्हाट्सएप को या और जगह मिलता था, वो अभी ग्रोक समेट रहा है सारा। तो जैसे इकोनॉमी जो है वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है, तो जो डिजिटल और सोशल मीडिया है वो नंबर ऑफ एंगेजमेंट है। हमारा ये यूट्यूब चैनल अभी कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग उस पर लिख रहे हैं, ये एंगेजमेंट है। लाइक जितने लोग कर रहे हैं वो एंगेजमेंट है। इस मामले में ग्रोथ बहुत आगे निकल गया है। अब ये करेगा क्या भारत में? देखिए, बीजेपी की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो इतिहास गढ़ने में, इतिहास के बारे में झूठ बोलने में, नफरत मामले में, फेक न्यूज पे टिकी हुई है। अभी पंडित नेहरू हटे तो औरंगजेब आ गए। तो चाहे वो संभल का मामला हो, चाहे वो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मामला हो, चाहे मुगल का मामला हो, बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो इतिहास के फेक नैरेटिव गढ़ने में है। वो सुभाष चंद्र बोस और नेहरू के बारे में बात करेंगे, वो भगत सिंह और नेहरू के बारे में बात करेंगे, वो गांधी के बारे में तमाम बातें करते हैं। और वो गढ़ा हुआ इतिहास, किस्से कहानियों का इतिहास, जिसको डिफाइन लोगों ने कर दिया, बहुत लोकप्रिय हो गया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने बहुत समाज में नफरत और बीजेपी को बहुत एडवांटेज दिया। ये ग्रोक अब क्या कर रहा है? ग्रोक वो तमाम जो इंडस्ट्रियल स्केल पे झूठ फैलाया जा रहा था उसको तार तार कर रहा है, उसका पर्दाफाश कर रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दे रहा है, और वो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है तो सीधे सीधे जवाब दे रहा है, तमाम चीजों पे जवाब दे रहा है वो। तो इसलिए ग्रोक का बीजेपी के लिए एक नया चुनौती है कि ये जो फर्जी इतिहास गढ़ने की जो राजनीति है वो थोड़ा सा कमजोर होगी। आप देखिए, कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां हैं, अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है, ग्रोक इनका क्या बिगाड़ेगा? राहुल गांधी या कांग्रेस की पॉलिटिक्स इतिहास को रीडिफाइन करने में है ही नहीं। समाजवादी पार्टी या आरजेडी की पॉलिटिक्स या डीएमके की पॉलिटिक्स इतिहास, झूठा इतिहास बताने में है ही नहीं। झूठा इतिहास पे बीजेपी का नैरेटिव पूरा का पूरा टिका हुआ है जी। तो ये बीजेपी के लिए बड़ी समस्या ग्रोक जो है बनने वाला है। जी जी बिल्कुल
बीजेपी के लिए एक बड़ी समस्या ग्रोक बन सकता है। ग्रोक की बात यहाँ इसलिए क्योंकि बहुत सारे साथी कह रहे थे कि ग्रोक पे चर्चा कीजिए, ग्रोक क्या है। क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है जहां बुलबुल पर बैठ करके यह ग्रोक का विकल्प हो सकता है। जुड़े हुए हैं, वो डीवी लाइव देशबंधु से जुड़े हुए हैं, आज तक मजा दे रहा है ग्रोक। तो निश्चित रूप से यह उन लोगों के सामने एक चुनौती है जो केवल झूठ के आधार पर अपने नैरेटिव या अपने परसेप्शन बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, उनके सामने चुनौती है। और यह जितना गंभीर होगा, यह आने वाले चुनाव में भी यह ग्रोक की भूमिका बहुत जबरदस्त बढ़ेगी। ये अगर ये दावा किया जा रहा है कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, लोग उसी से ग्रोक से पूछेंगे कि नीतीश कुमार जी का यह दावा है, तो बता देगा कि लालू जी का जंगल राज और इनका जंगल राज किस तरह से बराबर है। 20 सालों तक शासन में रहने के बाद अगर आप पिछले 15 सालों की चर्चा करते रहेंगे तो आप कितने सुशासन बाबू हैं और कितना आपका खोखला दावा है, वो सब बता के रख देगा सबके सामने। ये इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, निश्चित रूप से यह उन लोगों के लिए चुनौती है जो झूठ के आधार पर अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं, उसके आधार पर अपनी राजनीति लाना चाहते हैं। ये उनके सामने चुनौती है और चुनौती का जवाब वो कैसे देंगे अभी तो कम से कम नहीं सोच रहा है किसी के पास। और वही होगा जो ये पॉडकास्ट करने वाले लोग खोज जाएंगे। उनसे बात कीजिए, वो आध्यात्मिक शोध में आएंगे, खोज में आएंगे, उनसे धार्मिक बातें होंगी और इसी तरह इन्हीं भावनाओं के आधार पर बात करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यह ग्रोक का विकल्प हो सकता है, ऐसा संभव नहीं दिखता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ग्रोक की चर्चा खूब होती रहेगी और बहुत होगी। अमलेंदु जी, अगर आप भी ग्रोक से गुफ्तगू करते हैं तो जरा अपनी बात भी बता दीजिए। राजीव जी, अभी मजा दे रहा है ग्रोक, लेकिन आगे चल के वो खतरनाक साबित भी हो सकता है ये ग्रोक, क्योंकि अभी जो उसको चीजें मिल रही है वो आपको उठा के परोस दे रहा है। कल को जब ऑफ इंडिया से वो उठाकर मसाला लाएगा तब वो बताएगा कि बाबरी मस्जिद जो थी वहां मंदिर तोड़ के बनाई गई थी, ये भी बताएगा। तो अभी तो मजा दे रहा है, लेकिन वो आगे चल के कितना खतरनाक साबित होगा ये अभी इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि अभी मजे दे रहा है कि अभी जो उसको मिल रहा है तो बहुत से मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जबरदस्त तरीके से दे रहा है। अब जैसे मेरे बारे में उसने आधी बातें सच बताई, आधी झूठ बता दी। उसने बताया कि मैं हिंदुस्तान का संपादक हूँ 30 वर्षों से, हिंदुस्तान अखबार का, लेकिन जब मैंने कहा कि ये तो तुम गलत बता रहे हो, मैं हिंदुस्तान का तो संपादक नहीं हूँ, तो उसने कहा कि रुकिए मुझे आप 1 मिनट के लिए, मैं अभी बताता हूँ कि क्या ये कौन है अमलेंदु उपाध्याय। फिर उसने बताया कि हाँ आपकी जानकारी सही है, अमलेंदु उपाध्याय हिंदुस्तान से नहीं जुड़े हुए हैं, वो डीवी लाइव देशबंधु से जुड़े हुए हैं, हस्तक्षेप से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये बात सही है कि वो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो बहुत चर्चा में रहते हैं, उनकी साधारण भाषा में बहुत तीखी टिप्पणियां होती हैं और टीवी पे उनके बहुत शो आते हैं और राजीव रंजन श्रीवास्तव और जयशंकर गुप्ता के साथ मिलकर वो शो होस्ट करते हैं और लोगों के जवाब भी देते हैं। ये सब बातें भी उसने उसको बताई। तो यानी राजीव जी उसे जो मिला जहां से वो वहां से लेकर आया, तो अभी तो ये ठीक है राजीव जी, जहां से उसको जो मिला वो लेकर आया, क्योंकि अब जो सोशल मीडिया पे मौजूद है या जो लिंक्स पेज वो मौजूद है वहां से वो लेकर आ रहा है। लेकिन जब ये बात IT सेल की समझ में आ जाएगी तो 100 जो है फर्जी साइट्स भी लॉन्च कर दी जाएंगी और उनको बताया जाएगा कि सावरकर बुलबुल पे बैठ के जाते थे, तो वो भी बताने लग जाएगा कि सावरकर बुलबुल पे जाते थे, वो बताएगा कि ये फला जगह दिया हुआ है। तो ये बड़ी खतरनाक चीज है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये आर्टिफिशियल ही है, ये चीज समझना होगा। तो अभी मजे लेने के लिए अच्छा है ग्रुप जो है, और मजे सब ले रहे हैं, हमने भी थोड़े से मजे ले लिए उससे, और वो ठीक है। लेकिन हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का राजीव जी जो अन्य क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है, खासतौर से मेडिकल के क्षेत्र में जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा लाभदायक है। और वही है कि जो हम लोग राजीव जी अपने छात्र जीवन में जब होती थी डिबेट्स, तो उनमें विषय आता था बहुत, उसमें मतलब हिस्सा लिया है कि विज्ञान अभिशाप है या वरदान। तो उसके पक्ष होते थे, विपक्ष होते थे कि कुछ कहते थे विज्ञान जो अभिशाप है, कुछ कहते थे वरदान है। बात यही है कि आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी चूंकि वैज्ञानिक चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं इस पर काफी कुछ निर्भर करता है। तो जो मजे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उनको मजे की चीजें बताई जा रही है, लेकिन जो इसका सही तरीके से उपयोग करना चाहते हैं वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वहां ये अच्छे काम कर रहा है। खासतौर से मेडिकल के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा उपयोग शुरू हो गया है और बहुत सी बीमारियां वो पहले से आपके सिम्टम्स के आधार पर प्रिडिक्ट कर सकता है। इस तरह की चीजें भी राजनीति आ रही। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत कुछ है आने वाले समय में। जी सुनील शुक्ला जी कुछ जोड़ रहे हैं जी। नहीं, अमलेंदु जी ने जो बात कही कि जैसे मान लीजिए कि उन्होंने स्पेसिफिक जैसे उदाहरण दिया
ये जो ग्रोथ ले आ रहा है वह जो ऑथेंटिक सोर्स है, ये उस सोर्स की बात करता है। अगर बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के मसले में सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कहा है कि इस बात के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं कि मस्जिद मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, तो वह ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप आईटी सेल के लोग माने प्लांट की गई सूचनाएं ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब तक जितनी खबरें मैंने पढ़ी हैं और जितने सूचनाएं मैंने पढ़ी हैं, प्लांट करके आप जो खबर कर रहे हैं आईटी सेल के द्वारा चाहे किसी के द्वारा, उसको वो बिल्कुल नहीं लेता। ये अभी तक एक भी ऐसा उदाहरण नहीं। ये जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं आईटी सेल के लोग तमाम तरह के स्थापित कर चुके हैं। उन्होंने सोनिया गांधी के बारे में क्या क्या नहीं कहा है, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के बारे में क्या क्या नहीं किया। जब जेलों में बंद थे तो इनको पेंशन मिलती थी। कितने लोगों के सामने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में घूमता रहा, उसे सिरे से खारिज कर दिया। प्लांटेड खबरों को ये अभी मैंने उसके सामने जो ऑथेंटिक सोर्स है, उस सोर्स के से खबरें दे रहा है। वह एक अमलेंदु उपाध्याय, अजय उपाध्याय को समझने में एक सेकंड के लिए गलती कर सकता है, लेकिन वो अपने को सुधारने में उसको दिक्कत नहीं है। तो प्लांटेड खबरों को आप करके उसके सूचना के तंत्र को आप ध्वस्त कर देंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उसको ये पता है कि पुष्ट खबरें कहां पे है, सही सूचनाएं कहां पे हैं, और कौन सी खबर ऐसी है जो चीजों नैरेटिव बनाने के लिए दी जा रही है। इतना फिल्टर करने की ताकत उसके पास है। इसीलिए लोगों के मन में बेचैनी है। अन्यथा अब तक तो ये आईटी सेल वाले एक इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खड़ा कर दिए होते, उनके पास कौन सा संसाधनों की कमी है। लेकिन ये संभव नहीं है कि आप केवल अपने द्वारा तैयार किए गए आर्टिफिशियल सूचनाओं के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चला लें। संभव नहीं है ये। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी प्रशांत जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। देखिए, एक तो वो है मुंहफट है वो। जैसे मैंने कहा कि चैट जीपीटी जो है वो पॉलिटिकली करेक्ट है, उससे आप राजनीतिक सवाल पूछेंगे तो थोड़ा सा संभल के जवाब देता है। ग्रोक जो है वो मुंहफट है, लेकिन जो उसके मन में आ रहा वो नहीं कह रहा। मतलब इसको अगर हम माने कि वो एक इंसान के तौर पे है, क्योंकि ह्यूमंस की तरह वो इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन वो सवाल पूछने वाले का राजनीतिक रुझान जानता है, वो इंटेंट भी जानता है कि पूछ क्यों रहे हो। तो इसलिए, और वो जैसा सुनील जी कह रहे हैं कि वो ट्रेंड है, 2 साल की उसकी ट्रेनिंग हुई है, वो चिप ट्रेंड है क्रेडिबल सोर्सेस को आइडेंटिफाई करने में। ये गूगल भी ट्रेंड है, गूगल बहुत पहले से ट्रेंड है इसके बारे में कि गूगल कैसे करता है। इस पर कभी बात हो सकती है लंबी कि गूगल आपको ढूंढता कैसे है और किस चीज को फेक समझता है, किसको नहीं फेक समझता। तो गूगल ये काम 10 साल से कर रहा है। तो चैट जो ये ग्रोक जो है वो अभी सही कहा किसी ने, सोनी जी ने कहा, हाँ सोनी जी ने कहा कि बिहार का चुनाव ग्रोक लड़वाएगा। जी 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 जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट